मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, जो राज ई लर्निंग के अंतर्गत हमने जो 20 सितंबर आज ही आपका एग्जाम होना है और आप लोग 128 लोग अभी तक एनरोल हो चुके हैं। ठीक है ना। आपको ये जो सिलेबस दिया गया था, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, इसके भी जो राष्ट्रीय परिदृश्य तक ही पढ़ना है। आगे का पोर्शन अपने नेक्स्ट टेस्ट के अंतर्गत लेंगे। इसके अंतर्गत मैटर के लिए मैंने आपको कहा था कि एक तो 10th क्लास की बुक है। कई लोगों को अभी भी मैटर 10th क्लास वाली जो अभी लेटेस्ट बुक चल रही है, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली हुई है, उसको पढ़ सकते हो। अब इसके अलावा देखो, आप बीइंग ए स्टूडेंट ज़्यादा खर्चा करने की और नई नई किताबें बताने का कोई औचित्य नहीं है। आपके पास में यदि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, दैट इज सफिशिएंट। यदि आप लक्ष्य की किताब पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी है। यदि आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब। पर आपको यह ध्यान रखना है कि अपन को एक बुक रखनी है, और फिर कोई भी नई बुक से देख रहे हैं या आप जो क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रहे हो, उनके अंतर्गत जो नए क्वेश्चन देख रहे हो, उन क्वेश्चनों को आपको वैल्यू ऐड करना है, साथ साथ में जोड़ते हुए चलना है। तो अपने आप में एक ही बंच रहेगा जिसका आप रिकॉल करने में आपको सुविधा रहेगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको अच्छी मूमल लगती है तो मूमल पढ़ लीजिए। और भारतीय जो संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता है, इसके लिए एक तो आती है अपने वाणी प्रकाशन की बुक आती है, एक तो वाणी प्रकाशन की आती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है। कोई बात नहीं, आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो ठीक है, आपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। एक मैटर पढ़ लीजिए, दूसरे में जो भी और क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं उसको वैल्यू ऐड साथ साथ में ऐड करते रहिए। मैटर लास्ट में आपका एक ही बचना चाहिए, और उसको भी कंसाइज करते हुए शॉर्ट नोट्स करते हुए, इस प्रकार से आपका बिल्कुल कंसाइज मैटर होगा, वही आपके काम आएगा। देखो, नेक्स्ट जो पार्ट बी है, इसके अंतर्गत अध्याय 2, जिसमें हमने पिछले में भी टेस्ट लिया था और इसमें भी आपका रिवीजन होने के लिए इसका टेस्ट ले रहे हैं। अब जो अध्याय 3 है, कल अपन ने हृदय योजना देख ली थी। अध्याय 3 के अंतर्गत 51 से लेकर जो 66 तक है, इसका एक बार रिकॉल हम जल्दी से जल्दी फास्ट से फास्ट इसका रिवीजन करने के लिए आज की ये क्लास को किया है। एक फर्स्ट, यदि अभी भी कोई लोग टेस्ट से नहीं जुड़े हैं तो वो टेस्ट से जुड़ने के लिए हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, और फ्री टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज वाला वीडियो सुने और वीडियो के अकॉर्डिंग वो इसके अंतर्गत उसको ऐप को, जो टीचमेंट ऐप है, उसको डाउनलोड कर ले। और जो क्लासरूम आईडी है, ये क्लासरूम आईडी है, इस क्लासरूम आईडी को एंटर करोगे तो मेरे पास में एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और मैं उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इसका जो टेस्ट है वो टाइमिंग आपको बता ही दिया गया था। शाम को, इसमें नहीं लिखा हुआ, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी वैसे डाला हुआ है, शाम को अपन 7 बजे के आसपास, 7 से लेकर के 8:30 तक ये इसका लिंक खुला रहेगा। आप 30 से 40 मिनट के अंतर्गत पेपर को कर लेंगे। इतना ही पेपर है, इतना ज़्यादा लेंथ नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। अब इसके अलावा फिर अपन नेक्स्ट टाइम जब भी देखेंगे तब इनका लिंक खोलेंगे। इसलिए जो भी लोग हैं, एटलीस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपीयर हुए। आपकी तैयारी अच्छी नहीं है फिर भी अपीयर हुए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया आपको कि देखो, हमने जो ये परिवार कह रहा हूँ मैं बार बार, परिवार, इस परिवार से क्या संदर्भ है। देखो, मैं कल ओलंपिक के एक जो आदर्श वाक्य है उसके बारे में देख रहा था, जो मोटो उसका लिखा हुआ था। उसके अंतर्गत, मोटो के अंतर्गत क्या चीज़ थी। देखो, फास्टर, आपको फास्ट होना है, आपको हायर, जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा होना है। स्ट्रॉन्गर, यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात नहीं की, आर लिखा है, ER लिखा है। इसका मतलब आप अपने से अच्छा करना है। जो फास्ट, आप अपने से तेज चलें, आप अपने से ऊंचा चलें, आप अपने से मजबूती के अंतर्गत चलें। और जो नया शब्द जोड़ा गया है उसके अंतर्गत ये सब जोड़ दिया गया है, टुगेदर। अब अपन को साथ साथ में भी लेकर के चलना है। इसका मतलब हमें जो कोऑपरेटिव, जो सहकारिता की भावना है, उसके साथ में भी काम करना है। हो सकता है कि मुझे कई जो अपन परिवार के सदस्य हैं उनकी भी कुछ हेल्प लेनी पड़े, उनकी कोई टाइपिंग के अंतर्गत मदद लेनी पड़ सकती है, किसी भी तरह की। इस प्रकार से हम एक परिवार के रूप के अंतर्गत है। तो परिवार में टुगेदर, इसका मतलब एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस यूनिटी से और इस मनोबल से काम करेंगे तब हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। हमारी विजय निश्चित है, ठीक ना। आप अच्छे से लगे रहे, आई होप आप अच्छे कर रहे होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, एक सेकंड के लिए, एक कल मैंने उसके अंतर्गत जो टाइपिंग में एक वेल्लोर लिख दिया था। वेल्लोर की जगह, वो एक्चुअली चिन्हित स्थान था, वेल्लोर की जगह वारंगल पढ़े, वेल्लोर की जगह
वारंगल ही पड़े। ये जो 12 सिटीज के अंतर्गत था, पहले 13 सिटी चिन्हित की गई थी, उसमें वेल्लोर था, वेल्लोर की जगह वारंगल है। वैसे मैंने उसके अंतर्गत जो अपने उसमें बॉक्स है, उसमें बॉक्स में भी इसको मेंशन कर दिया है। अब देखिए जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है। सबसे पहले तो यही चीज याद होनी चाहिए, कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है। ये धारा 51 से लेकर के 66 तक दिया हुआ है। अब बात आती है कार्य संचालन और वार्ड समिति से। जो धारा 51 है इसको अपन ने पहले पढ़ लिया है, एक ही क्लास के अंतर्गत रिकॉल कर रहे हैं। नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध दिया हुआ है। 2 प्रकार की बैठकें होती है, एक तो साधारण बैठक और एक विशेष बैठक होती है। ये साधारण बैठक है, हर 60 दिवस के भीतर एक हो जानी चाहिए। इसका मतलब साल में कितनी होनी चाहिए? साल में एटलीस्ट कम से कम कितनी होनी चाहिए? 6 बैठक ये आयोजित हो जानी चाहिए। अब बात आती है कि विशेष बैठक की बात आती है। विशेष बैठक होती है जो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आयोजित की जाती है। कोई विशेष काम हो, कोई ऐसा अचानक ही काम करना हो, उस स्थिति के अंतर्गत विशेष बैठक का अनुरोध किया जाता है। अब इस बैठक के लिए कौन करेगा? तो जो जितने भी नगर पालिका के अंतर्गत वो सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्य भी कौन से वाले? जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो निर्वाचित सदस्य कहेंगे कि भाई ऐसी बैठक होनी चाहिए, फिर ये बैठक होनी चाहिए। फिर नगर पालिका का अध्यक्ष कहेगा कि ठीक है साहब, 1/3 सदस्यों ने कह दिया तो ये कह देगा कि हाँ ठीक है हो जानी चाहिए, तो वो बैठक 7 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। यदि वह बैठक को आयोजित नहीं करता है, 7 दिन के भीतर नहीं आयोजित करता है, तो इस 7 दिवस के 10 दिन बाद में जो नगर पालिका का मुख्य अधिकारी है, जो नगर पालिका का मुख्य अधिकारी है, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी, ये इसे बैठक नहीं हुई होती है तो 10 दिन के अंतर्गत करेगा। बैठक तो होगी 1/3 निर्वाचित सदस्यों ने यदि वह इसके लिए अनुरोध कर देते हैं, 1/3 सदस्य। अब बात आ रही है, अब कह रही है धारा 52 क्या है? यह है व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार। व्यष्टि मतलब जो अकेला सदस्य, व्यष्टि और समष्टि पूरी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार क्या है? ये भी नगर पालिका के जो भी काम हो रहे हैं, अगर उन कार्यों में कोई उपेक्षा हो रही है या इसकी अवहेलना हो रही है या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई उसकी बर्बादी हो रही है, उसके अंतर्गत वो सुझाव दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और संकल्प प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। इसके अलावा वो भी उसके अंतर्गत जो विशेष बैठक आयोजित होती है, उस विशेष बैठक के अंतर्गत भी इसकी बात को, प्रस्ताव को रख सकता है। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष को, ये क्या लिख दिया, ठीक नहीं, नोटिस, नगर पालिका अध्यक्ष को नोटिस देकर बिना फीस के नगर पालिका बिल को, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। क्या है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस देकर बिना फीस के नगर पालिका के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। उसको यदि लगता है उसको कोई नगर पालिका से संबंधित जानकारी चाहिए तो वह उसके अंतर्गत लिखित के अंतर्गत देकर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक नोटिस देगा और उस नोटिस के तहत वह उसके अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। ये धारा 52 के तहत दिया हुआ है, ठीक ना। और अध्यक्ष से भी उसको लगता है कि अध्यक्ष है, उससे प्रश्न पूछ सकता है उनके बारे में, और भी उसको लगता है कि वो कार्य संगत नहीं है, कोई नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके नियमों में भी वह अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो हुई बात ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है धारा 53 की। धारा 53 कहती है अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक ना। इसी के अंतर्गत ही पहले जो नया लाया गया था नियम था राइट टू रिकॉल, उसको वापस बुला लिया जाता था। राइट टू रिकॉल का नियम भी 53 के अंतर्गत था। ये कब होगा? पद धारण करने के 2 वर्ष पश्चात में ही लाया जा सकता है, उससे पहले नहीं लाया जा सकता। उपचुनाव है तो उसकी कम से कम आधी कालावधि, उसका 50% टाइम पीरियड पूरा हो जाना चाहिए। और यदि वह इसके अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और वह असफल हो गया है तो पुनः उसके 2 वर्ष पश्चात ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, उससे पहले नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो धारा 54 है, धारा 54 क्या करती है? ये वार्ड समिति के गठन की बात कर रही है कि वार्ड समिति का किस प्रकार से गठन किया जाए। अब वार्ड समिति का गठन है तो ये वार्ड समिति का गठन किसके अंतर्गत होगा? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए जो 3 लाख के अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका है, उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत अपने वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं आप देख लीजिए, क्या क्या मुख्य चीजें। देखो, ये क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी। वार्ड समिति एक्चुअली नागरिकों का और ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई, और ज्यादा कामों को विकेंद्रीकरण के लिए इस प्रकार की समितियों की स्थापना की गई है, और इस प्रकार से नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार की वार्ड समितियों का गठन किया गया है। ये क्या करती है?
प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे। कौन होंगे? वार्डों के प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सदस्य। ये वार्ड है, इसके अंतर्गत जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, जितने भी वार्ड हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, जो भी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इसके सदस्य होंगे। अब इसमें और भी किन्हीं सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल यस, इसमें अधिकतम 5 सदस्य हैं, उनको न्यूनतम 25 वर्ष उनकी एज हो जानी चाहिए। और नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, उनके नाम निर्दिष्ट या मनोनीत किए जा सकते हैं। ये सदस्य किस में किए जा रहे हैं? वार्ड समिति के गठन की अपन बात कर रहे हैं। देखो, यदि वार्ड समिति का एक ही वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य समिति का अध्यक्ष, अब यहां पर आ रही है वार्ड समिति बनी हुई है और उसके अंतर्गत एक ही वार्ड आ रहा है, तो उसका जो प्रतिनिधित्व करेगा वो उसका अध्यक्ष बनेगा। अब यदि इसके अंतर्गत 3 या 4 आ गई है, यहां पे भी आ गई वार्ड आ गए, इस समिति पूरी वार्ड समिति बनी हुई है, तो इसके अंतर्गत इनके आपस में ये इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन में जो चुना जाएगा वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष बन जाता है, इस वार्ड समिति का अध्यक्ष बन जाता है। वार्ड समिति के गठन प्रथम बैठक अगले वर्ष के उसी महीने की प्रक्रिया से की जाती है। इसका मतलब एक समिति हर वर्ष के अंतर्गत क्या होता है? ये अध्यक्ष बना, 1 साल बाद में इसके अध्यक्ष की वापस से उसी प्रक्रिया उसी महीने के अंतर्गत हो रही है। इसका मतलब 1 वर्ष के लिए वार्ड समिति का गठन होता है और अगले वर्ष के लिए नई वार्ड समिति का गठन होता है। परंतु ये वार्ड समितियां लगातार चलती है जब तक इसके गठन के अंतर्गत अपन जो अध्यक्षों को चुनने की प्रक्रिया है वो अपन इस प्रकार से कर रहे हैं। परंतु इसका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल क्या है? जितनी नगरपालिका चलेगी 5 साल के लिए चलती है, तो ये भी 5 साल के लिए कार्य करेगी। अध्यक्ष उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा। सदस्यता रद्द होने पर अध्यक्ष पद छोड़ देगा। और वार्ड समिति और नगरपालिका की अवधि साथ चलती है, दोनों की क्या है? साथ चलती है। अब नेक्स्ट बात आती है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है उसका जो कोरम है, कितने सदस्य होंगे, तब इस प्रकार की साधारण या विशेष बैठक हो सकती है। तो एटलीस्ट कम से कम एक अध्यक्ष के सहित में 2, टोटल मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं? 3 सदस्य इसके अंतर्गत, न्यूनतम सदस्यों की इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। यह दिया हुआ धारा 54 में वार्ड समिति के गठन की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। नेक्स्ट 55 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? और इसके अंतर्गत देखो, ये 2 बार लिख दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक के अंतर्गत हो रहा है। धारा 55 इसमें दी हुई समितियां, बहुत सारी इसमें जो समितियां होती है वो समितियों की बात कर रहे हैं। एक होती है इसकी कार्यपालक समिति। एक कौन होती है? कार्यपालक समिति। और कार्यपालक समिति के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य होते हैं, अब इनके बारे में देखें। एक तो नगरपालिका का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है। नगर परिषद व नगर निगम में 2 महिलाओं सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। और यदि नगरपालिका बोर्ड है जहां पर 1 लाख जनसंख्या तक है, वहां अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य चुने जा सकते हैं। अब बात आती है नगरपालिका का मुख्य अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। अब इसमें जो भी मुख्य अपने नगरपालिका का मुख्य अधिकारी जो भी है, जैसे ईओ हो चाहे आयुक्त हो, वो उसका क्या होता है? पदेन सचिव होता है। उसका अपने आप ऑलरेडी ऐसा कोई उसका चयन नहीं किया जाता है, अपने आप ही उसका पद के सचिव बन जाता है। अब निम्नलिखित समितियों में 10 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी होगी। ये सदस्य कितने से बनकर के मिली होती है? एटलीस्ट कम से कम 10 सदस्यों से मिलकर के इस प्रकार की अपने समिति बनी होती है। अब देखो, सबसे पहले बात करें अपन वित्त समिति के बारे में। ऐसी समितियां कौन कौन सी होती है? वित्त समिति होती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति होती है। अब इसके अंतर्गत एक चीज और है, यदि 50 वार्ड थे तो एक समिति, 51 से 75 तक है 2 समिति, और 75 से भी अधिक हो जाते हैं तो 3 समितियां इसके अंतर्गत काम करेगी। और कौन कौन सी समिति होती है? भवन अनुज्ञा संक्रमण समिति, कोई भवनों का निर्माण किया जा रहा है उसके लिए भी समिति होगी। गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति, नगरपालिका के कार्यों के अनुसार अन्य समितियों का गठन भी किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार की समितियां होती है। अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है, एटलीस्ट इसके अंतर्गत कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्यों से मिलकर के बनी होनी चाहिए। और यहां से ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, तो इनको भी आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ समितियां और गठन की जा सकती है, और उन समितियों की संख्या कैसे होगी? नगर निगम में ये 8 तक हो सकती है, नगर परिषद में 6 तक, और नगरपालिका बोर्ड के अंतर्गत इनकी संख्या कितनी होती है? 4 तक हो सकती है। और राज्य सरकार इनकी संख्या में वृद्धि भी कर सकती है। और यदि नगरपालिका है वो इसके 90 दिन तक इसके भीतर यदि इसको गठन नहीं कर पाती है, विफल रहती है, तो राज्य सरकार इन समितियों का गठन करने का काम करता है। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य चीजें 55 तक आ गई है। अब बात आती है 56, जो धारा 56 है, 56 जो मोदी जी वाला सीना 56 है ना, वो 56 है। 56 ये सदस्यों को विनम्र व्यक्ति, देखो ये हो गया
सदस्यों में व्यक्ति समितियों से कब कार्य कर सकेंगे? इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों से जो कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति है वो कब काम कर सकेंगे, इस प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत दी हुई है। अब इसके अंतर्गत देखो क्या चीज दी हुई है, कार्यपालिका समिति को छोड़कर इसमें कार्यपालिका समिति के अंतर्गत तो जो अपन ने नाम बताए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का सदस्य, इस समिति के अध्यक्ष, यही सदस्य काम कर सकते हैं। परंतु यदि इसके अंतर्गत और भी काम कर सकते हैं कुछ विशेष ज्ञान रखने वाले, जिनको कोई स्पेसिफाइड हो, कोई अतिरिक्त काम आता हो, इस प्रकार के सदस्य, इनकी नियुक्ति की जा सकती है और ये 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये इसमें 56 के अंतर्गत दिया हुआ है। 57 समिति का अध्यक्ष, नगरपालिका का अध्यक्ष समिति के सदस्य यदि ये नगरपालिका का सदस्य है तो समिति का पदेन अध्यक्ष। ऑलरेडी अपने आप इसको चुनने की जरूरत नहीं है, ये किसी समिति का सदस्य है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि नगरपालिका का अध्यक्ष नहीं है और खाली उपाध्यक्ष उसका सदस्य है तो उपाध्यक्ष उसका क्या हो जाएगा, उस समिति का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। और अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो प्रत्यक्ष बैठक में अध्यक्ष सहित सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति। अब इसमें से क्या होगा, जो भी सदस्य उपलब्ध हैं इन सदस्यों में से क्या करेंगे, एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। अध्यक्ष का होना उसके अंतर्गत समिति में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब 57 के अंतर्गत क्या दिया हुआ, समिति के अध्यक्ष की बात दी हुई है। नेक्स्ट देखो, ये दी हुई धारा 58 बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन किस प्रकार की इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया को अपनाएंगे वो इसमें दिया हुआ धारा 58 के अंतर्गत दिया हुआ है। देखो धारा 58 में क्या हुआ, साधारण बैठक है। साधारण बैठक है तो 2 महीने के भीतर, इसका मतलब वर्ष में कितनी हो रही है, 6 हो रही है। अब यदि समिति का अध्यक्ष 15 दिवस की कालावधि में कोई भी समिति हो, चाहे वो अध्यक्ष बना हुआ है, चाहे वो उपाध्यक्ष बना हुआ है, चाहे उन सदस्यों में से कोई निर्वाचित है, वो 15 दिवस की इस समिति में कोई कालावधि में अनुपस्थित रहता है तो नगरपालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस बैठक को बुला सकता है। ठीक ना, सॉरी, इसके अंतर्गत जो समिति का अध्यक्ष यदि 15 दिवस के अंतर्गत नहीं आ रहा, वित्त समिति का अध्यक्ष 15 दिन नहीं आया, अलग से बनाया हुआ है, उन सदस्यों में से बनाया गया और ये नहीं रहता तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसकी बैठक को बुला सकते हैं। ये दिया हुआ अपने पहले वाली जो चीजें रिकॉल की है, मुश्किल से 15 मिनट के अंतर्गत रिकॉल कर लिए और जो कल की क्लास है उसके अंतर्गत देखो, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंसाइज करके बनाई हुई है। हालांकि आप पहले पूरे वीडियो देखिए, पूरे वाली बड़ी क्लास को देखिए, फिर छोटी क्लास को देखोगे तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा। अब धारा 59 क्या कहती है, ये कहती है समितियों में नगरपालिकाओं के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिकाओं के अध्यक्षों का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। जो भी समितियां बनेगी ये सब नगरपालिकाओं के अधीन रहेगी। नगरपालिकाओं के अधीन मतलब जैसा वो अनुदेश देगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगी और जैसी नगरपालिकाओं की अपेक्षा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। ऐसा नहीं कि वित्त समिति है तो अपने हिसाब से बजट को पारित कर दे। बजट कैसा होगा, किसी भी योजना या नगरपालिका की निधि का अनुमोदन वार्षिक बजट या अनुपूरक बजट में से पहले से अनुमोदित होना चाहिए। पहले से यदि जो बजट स्वीकृत है वो बजट ही इसके अंतर्गत काम में आता है, दूसरा बजट इसके अंतर्गत एक्स्ट्रा ये अनुमोदन नहीं कर सकती। इसका मतलब समितियां नगरपालिकाओं के अधीनस्थ होकर के काम करती है। और क्या चीज आती है, वार्ड समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प नगरपालिका का पुनरीक्षण कर सकती है और नगरपालिका से अपील की जा सकती है। वार्ड समितियां जो समिति बनी हुई है, पारित प्रत्येक संकल्प नगरपालिका क्या कर सकती है, उसका पुनरीक्षण कर सकती है और यदि उनको भी लगता है, समिति को लगता है तो वो इसकी अपील भी की जा सकती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है धारा 60, वार्ड समिति के सामान्य काम। क्या क्या वार्ड समिति एक सामान्य जनरल काम, जो भी वार्ड के अंतर्गत काम हो रहे हैं उन सब के अंतर्गत काम में वार्ड समिति क्या करती है कि इसमें नगरपालिका के साथ साथ में सहयोग करने का काम करती है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता, वार्ड में स्वच्छता, लोगों में सामंजस्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल को प्रोत्साहन दी जाती है, सौद्य करों जो कर नहीं आ रहे हैं, सौद्य कर, अन्य रकमों सहायता और वार्ड में उद्यान और स्ट्रीट लाइटों को रख रखाव। ऐसे कार्य जो नगरपालिका को और भी लगता है वो सारे सारे कार्य क्या है इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखिए धारा जो 61 कहती है, धारा 61 क्या कहती है, शक्तियां और कर्तव्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। अगर लगता है कि नगरपालिका के अंतर्गत कुछ शक्तियां कर्तव्य जो कर्तव्य जो प्रत्यायोजित डेलीगेट किए जा सकते हैं, एक से किसी दूसरे को दिए जा सकते हैं। कैसे, अध्यक्ष किसको दे सकता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है, अध्यक्ष के नहीं होने पर। उपाध्यक्ष नहीं है तो किसको मिल सकते हैं, सदस्य को मिल सकते हैं। और अध्यक्ष आरक्षित श्रेणी का है, यहां पर देखो एक बात आती है, अध्यक्ष आरक्षित श्रेणी का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है या फिर अपने कोई महिला वर्ग से आरक्षित श्रेणी का है तो उसी वर्ग में चुना जाएगा। और यथा स्थिति महिला सदस्य, अन्यथा जो नगरपालिका को उचित लगे उसको। यदि इनमें से कोई सदस्य अवेलेबल नहीं है तो जो नगरपालिका को उचित लगेगा उस सदस्य को चुना जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट आती है धारा 62,
धारा 62 क्या कहती है? नगर पालिका तथा समितियों के कार्य तथा कार्रवाइयां उसके सदस्यों की निरर्थता आदि के कारण दूषित नहीं होगा। अब कह रहा है कि नगर पालिका समिति के अंतर्गत जो नगर पालिका बन गई है उसमें जो भी पहले काम हो गए, अब ये जो कोई फला ए व्यक्ति था, इसने काम कर लिए खूब सारे, अब इस काम करने के बाद में ये पता चला कि अब ये अयोग्य है। ये क्या है? अयोग्य है। तो इसके जो पहले के काम किए गए वो काम उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो काम कर दिए वो दूषित नहीं होंगे, वो उसके अंतर्गत किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। पूरी की कार्रवाई को दूषित नहीं समझा जाएगा। किसी सदस्य के नोटिस की तामील में हुई अनियमितता के कारण हुई, यदि किसी को नोटिस दिया और उसमें उपस्थित नहीं हुआ, तामील नहीं की, अविधि मान्य नहीं समझा जाएगा और नगर पालिका की कार्रवाई के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। यदि इस पर कोई ऐसा नगर पालिका पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कोई बात विशेष बात नहीं है। किसी सदस्य की रिक्ति के पश्चात बाकी सदस्य उसी तरह से काम कर रहे थे जैसे पहले काम कर रहे थे, तो उससे उसके रिक्ति का उसके कोई नगर पालिका के काम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए नेक्स्ट आती है धारा 63 क्या कहती है कि जो नगर पालिका द्वारा जो उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना। इसका मतलब कि जो नगर पालिका के अंतर्गत काम है वो अपने आप में क्या होंगे? नगर पालिका की जो निधि है, नगर पालिका के पास में जो रिजर्व मनी है, उस रिजर्व मनी या जो बजट के अंतर्गत अनुमोदन किया गया उसी पैसे में से काम लेंगे। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नगर पालिका के या संविदा करार के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, ये व्यक्तिगत रूप से इनका कोई मतलब नहीं होगा। परंतु यदि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई इसका दुरुपयोग किया है या इसके अंतर्गत उस पैसे का अपने सही से उपयोग नहीं किया है, वह दुर्विनियोग के कारण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य इसके अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और नगर पालिका का मुख्य अधिकारी है वो भी इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होगा, है ना। अब धारा 64 क्या कहती है? नगर पालिका पदधारियों के किसी संविदा में हित नहीं होना। यदि कोई नगर पालिका का अधिकारी है, जैसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, ईओ है या आयुक्त है, जो भी है, वो पदधारियों में किसी संविदा, जो भी उसने कोई टेंडर जारी कर दिया है, ठीक नहीं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, उसके अंतर्गत अपना हित जारी नहीं करेगा। यदि करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जो अपने अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसे उस पर किसी न किसी प्रकार के जो 16 सीसी 17 सीसी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती है, ठीक ना, वो इस प्रकार की कार्रवाई उस पर की जा सकेगी। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका के साथ किसी सुविधा आदि हित में रखने वाले सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के लिए शास्ति। अब उसके साथ साथ में उसके सदस्य, अधिकारी या कोई कर्मचारी है, उसमें किस प्रकार का दंड लगता है, किस प्रकार का जुर्माना लगता है, तो ये जुर्माने का प्रावधान 65 के अंतर्गत किया हुआ है। कोई 65 साल का बुढ़ा है उस पर जुर्माना लगा रहे हैं, ऐसा कैसे भी याद कर लीजिए। यदि कोई सदस्य है और उसको दोष सिद्ध हो जाता है, वो अपराधी है, तो उस पर 5000 का जुर्माना लगेगा। और यदि कोई अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, वो यदि दोष सिद्ध है तो 5000 का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई, उस पर 16 सीसी 17 सीसी जो भी सीसियां हैं उनकी कार्रवाई की जा सकती है। फिर धारा 66 क्या कहती है? इसमें सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। लोक सेवक समझे जाएंगे कैसे? भारतीय दंड संहिता 18 के अनुसार नगर पालिका प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक, कर्मचारी नगर पालिका के कर को उद्ग्रहण करने वाला प्रत्येक पट्टेदार, इसके अलावा जो भी कोई ठेकेदार वगैरह है जो भी इस नगर पालिका के अंतर्गत जुड़ा हुआ, ये सभी के सभी क्या है? लोक सेवक है। लोक सेवक का मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। तो ये इस प्रकार की धाराओं के अंतर्गत पूरी बातें हमने मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंतर्गत इसको रिकॉल कर लिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। एक बार वापस से 1 से सेकेंड तो देखो, धारा 51 क्या कहती है? नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध दिया हुआ है। साधारण बैठक और विशेष बैठक कैसे होगी? धारा 52 क्या कहती है? व्यष्टि सदस्यों का अधिकार, एक ही खाली नगर पालिका का जो सदस्य है, जो पार्षद है, उसके अधिकारों के बारे में धारा 52 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट जो 53 कहती है, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये 2 साल तक नहीं लाया जा सकता, उसके बाद में ही लाया जा सकता है। धारा 54 कहती है, वार्ड समितियों के गठन के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी इसकी सर्कमटेंस होती है, कौन कौन सी स्थितियां होती है, इनको आपको देख लेना है। धारा 55 क्या कहती है? समितियां कैसे बनती है, और समितियों के अंतर्गत ही सबसे पहले देखनी है कार्यपालक समिति के अंतर्गत कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं। फिर 10 सदस्यों वाली अन्य समितियां बनती है, उनके क्या क्या किस प्रकार से समितियां बनती है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो समितियां बनती है वो नगर निगम में 8, नगर परिषद में 6, नगर पालिका बोर्ड में 4 सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट 56 के अंतर्गत सदस्यों को व्यक्ति समितियों से कब कार्य कर सकते हैं? अन्य व्यक्ति जो इसके अंतर्गत नहीं है वो भी कब काम कर सकते हैं, कोई विशेष ज्ञान वाला हो, पर कार्यपालिका समिति के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति में 1/3 से अधिक नहीं हो। धारा 57 कहती है, समिति का अध्यक्ष
समिति का अध्यक्ष क्या होगा, जो अध्यक्ष होता है वो भी अन्य समितियों का यदि सदस्य है तो वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है, वो इसी प्रकार से उपाध्यक्ष हो जाता है। ये नहीं है तो सदस्य उसमें से नियुक्त की जाती है। धारा 58 कहती है बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत साधारण बैठक वही 2 महीने के अंतर्गत होती है। समिति के अध्यक्ष 15 दिवस की कालावधि में यदि अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसके बैठक को बुला सकते हैं। डेक्स 59 कहती है समितियों में नगर पालिकाओं के अनुदेशों का अधीनस्थ होना और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को उनके अनुपालना करना। यदि इसका मतलब यह है कि जहाँ सारी समितियां नगर पालिकाओं के अधीन होती है, नगर पालिकाओं के अधीन होती है, उसी के अकॉर्डिंग वह काम करती है। धारा 60 वार्ड समितियां जो बनाई थी 54-55 में, उस वार्ड समितियों के कार्य क्या है, इस प्रकार के कार्य दिए हुए। नेक्स्ट दिया हुआ 61 के अंतर्गत शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित लगता है कि नगर पालिका के कुछ काम है इधर से उधर प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं, उनके बारे में 61 में दिया हुआ है। धारा 62 कहती है कि नगर पालिका तथा समितियों के कार्रवाई उसके सदस्यों की निर्भरता के कारण दूषित नहीं होगी। जो उसने पहले काम कर दिए हैं उसका आगे जब निर्अर्थ नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो धारा 63 कहती है ये नगर पालिकाओं द्वारा उपगत समस्त खर्चे तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि दायी होगी। मतलब कि इसमें जो नगर पालिका के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं वो नगर पालिका के द्वारा किए जाएंगे। उसके अंतर्गत नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष, सदस्य, इनका कोई भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी नहीं होगी। परंतु ये कोई दुर्विचार करते हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं, तब उनके लिए वह खुद उत्तरदायी होंगे। 64 कहती है कि नगर पालिकाओं के पदधारियों के लिए संविदा में हित नहीं। यदि कोई नगर पालिका का अधिकारी है और किसी न किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अपने परिवारजनों को लगा रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, अपना हित साध रहा है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। इसी प्रकार से 65 के अंतर्गत दिया है नगर पालिका के साथ किसी सुविधा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के लिए शास्ति दंड का जो प्रावधान किया गया है। सदस्य के लिए 5000, अधिकारी है तो 5000 और अनुशासनात्मक कार्रवाई। और धारा 66 के अंतर्गत इसमें लोक सेवक कौन कौन समझे जाएंगे, सदस्य, अधिकारी, सेवक, कर्मचारी, और जो उसके अंतर्गत जो नगर पालिका के अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदार वगैरह, वो भी इसके लोक सेवक समझे जाएंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत ही कम समय के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें रिकॉल कर ली है। आप अच्छे से पढ़ें और शाम को अच्छे से टेस्ट दें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से ज़्यादा आप इसको आगे बढ़ाने का